नमस्कार, आप सबका स्वागत है। जम्मू कश्मीर की बात करना चाहेंगे और जम्मू कश्मीर में आज हम आपको बताएंगे। मेरी सहयोगी शिल्पा शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है और आप अतिथि हमारे साथ देख रहे हैं कि इनका तारुफ करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो विषय है वो जम्मू कश्मीर को लेकर इस समय बहुत बहुत स्वागत है जेके चैनल पर। इस समय हमें जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो सोशल मीडिया के जरिए भी इस समय देख रही है और इस समय टीवी के प्रसारण से भी देख पा रही है। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में विपक्षी दल तो इस पर अब जो है वो सियासत जो है वो तेज कर चुके हैं और आम व्यक्ति की बात करते हैं तो वो भी चिंता में आ चुके हैं। हालांकि ऑफिशियल्स की तरफ से तो जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी वो भी सामने आ चुकी है और जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी अपने बयानात दे दिए हैं। जब आपकी पार्टी से पूछा जाता है, आपकी के पार्टी के अध्यक्ष जब लगातार कल मीडिया ने सवाल पूछा तो उनका यह कहना था कि ये जम्मू कश्मीर के लिए अभी हित में नहीं है। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिस प्रकार जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां रही और ये मानना पड़ेगा कि पिछले 30-35 साल से यहाँ पर आतंकवाद का दौर था। परिस्थितियां बदली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जम्मू कश्मीर नया जम्मू कश्मीर बन रहा है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, जम्मू कश्मीर काफ़ी आगे जा रहा है। आज यहाँ पर इतने इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, नई नई रोड्स बन रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं और इंडस्ट्रियल का एक बड़ा पैकेज यहाँ पर आ रहा है। इन सभी विषयों को लेकर के स्मार्ट सिटीज़ भी बन रही हैं। तो मैं इसका अलग अलग पक्ष लूँगा। जहाँ तक मैं जम्मू का 3 बार मेयर रहा, पहला मेयर बनने का मुझे मौका मिला जी। तभी लोग मुझे पूछा करते थे कि पूरे हिंदुस्तान में तो ये प्रॉपर्टी टैक्स था, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये प्रॉपर्टी टैक्स आज तक नहीं लगा था जी। जहां तक सवाल है कारपोरेशंस को, लोकल बॉडीज को चलाने का, यह हमें मानना पड़ेगा कि डेवलपमेंट के लिए बहुत से ऐसे कदम उठाने भी पड़ते हैं। तब भी एक बार विचार आया था, लेकिन वही पॉलिटिकल कारणों से और दूसरा हालात के कारण से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। आज यहाँ पर ये मानना पड़ेगा कि एलजी का रूल है और जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट हो रही हो सकता है उन्होंने सोचा होगा कि फंडिंग के लिए इस प्रकार की कोशिश की जाए और उसको यहाँ पर लागू किया गया। कल मैं इसको स्टडी कर रहा था। कोई बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ नहीं है। गांधीनगर 2 कनाल की कोठी पर लगभग 5,800 के लगभग ये टैक्स है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपया महीना बनता है। जानीपुर, बख्शीनगर, अलग अलग इलाकों का भी देख रहा था। अब कहीं 1200, कहीं 1500, इस प्रकार का उन्होंने स्लैब्स वगैरह अलग अलग बनाई है। अलग अलग इलाकों के अलग अलग रेट हैं। उस प्रकार से सरकार ने कोशिश की है। डिपेंड करता है म्युनिसिपैलिटीज पर जो कि इसको अब लागू करे या किस प्रकार से करें, उन पर क्या होता है। हमने भी ये कहा है कि एक बार इसके पर विचार कर लिया जाना चाहिए। कारपोरेशंस के माध्यम से जो भी चुने हुए नुमाइंदे हैं वो इस पर विचार करें, तो उसके बाद अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मतलब आप मानते हैं कि ये इम्प्लीमेंटेशन से जम्मू कश्मीर की और भी बेहतरी होगी? स्वाभाविक बात है कि जहां भी आज जिस प्रकार से एक भारत में ही सोचा जाए तो बड़ा डेवलपमेंट का दौर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नए नए हाईवेज बन रहे हैं, नई नई रेलवे लाइंस बन रही हैं और हम वर्ल्ड क्लास का यहाँ पर वो चाहते हैं। मैं ये कई बार कहता हूँ, कई बार हम दुबई जाते हैं, लंदन जाते हैं, दूसरी वहाँ पर जो फैसिलिटीज हैं उनको देखते हैं और दिल करता है कि हमारे यहाँ भी होना चाहिए। लेकिन रविंद्र जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जो चीजें गिनवा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में तब्दीली हुई है, अनुच्छेद 370 हटने से बेहतर हुआ है जम्मू कश्मीर। मैं चाहता हूं आपकी पार्टी का जो इस समय स्टैंड हम देख पा रहे हैं, जो आपके अध्यक्ष हैं वो भी अल्ताफ बुखारी वो कह रहे थे कि उनकी बोलती बंद हो चुकी है, वो प्रॉपर्टी टैक्स पे कहना कुछ नहीं चाहते हैं। और आप भी 3 बार मेयर रह चुके हैं क्योंकि आपको भी जनता ने प्यार दिया और उसके बाद आपने एज ए डेप्यूटी सीएम का पदभार संभाला। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के मेयर राजेंद्र शर्मा वो कहते हैं कि हमारी इस समय जम्मू कश्मीर की आवाम तैयार ही नहीं है, और कश्मीर के मेयर भी कहते हैं कि हमारी आवाम जो है
वो इस समय तैयार नहीं है प्रॉपर्टी टैक्स के लिए, तो ये एकदम से क्या सरकार के परे रखकर हुआ है या मेयर से परे रखकर ये एक तैयार बनाई गई है, ये इस तरह की प्रक्रिया को, या अफसरशाही चल रही है? देखिए, स्वाभाविक बात है, जब भी कोई टैक्स इंप्लीमेंट किया जाता है तो स्वाभाविक बात है लोगों में तकलीफ होना, ये स्वाभाविक बात होती है। और कोई भी जो लोकल बॉडी है इसको कभी भी सपोर्ट नहीं करती और ना कभी होगा। जो मेरी जानकारी में आया है कि 1962 से लेकर के 1982 तक जी जम्मू कश्मीर में भी जो लोकल बॉडीज थी, ये पहले भी टैक्स इस प्रकार था किस कारण से इसको डिसकंटिन्यू किया गया तो इसके बारे में तो मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जो मुझे बताया गया तो इसलिए आज मैंने कल कुछ अधिकारियों से भी मेरी बात हुई तो मैंने भी उनको कहा कि पहले आप जनता को समझाना चाहिए था। जी जनता को समझाने से जिस प्रकार से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती उसमें अगर 100 रुपया महीना किसी इलाके में लगता है तो उसको हम कन्विंस करें। इसलिए पब्लिक डोमेन में आकर के अगर ये बातें होती तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर होता। अभी भी परिस्थिति बिगड़ी नहीं है। आज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम से बहुत से ऐसे इलाकों में कि जहां पर ये सफाई के लिए 100 रुपया महीना लिया जाता है, आप इसको समझते हैं। और जब हम सुविधा चाहते हैं तो स्वाभाविक बात है कि आज पहले से, मैं नहीं कहता हूं कि स्थिति बहुत बेहतर हो गई है, पहले से बेहतर हुई है। आज जब वो कूड़े वाली गाड़ी उसको लेने आती है तो वहां पर वो स्वच्छ भारत की भी वो एक गीत बजाते हैं, लोग उसमें डालते, मैंने स्वयं देखा है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहूंगा, यहाँ तक कल ही मेरी बात हो रही थी त्रिकुटा नगर के कारपोरेटर से, 828 मकान है वहां पर और 500 जिसमें से बताया गया कि 300 कुछ जो लोग हैं वो 100 रुपया महीना देते हैं, बाकी 500 लोग उसमें नहीं देते हैं। ये एक जो ट्रेंड है इसको कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि हम अगर बेहतर चीजें चाहते हैं तो अगर सरकार ठीक प्रकार से समय और परिस्थिति को देखते हुए इस पर करे तो फिर कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पहले लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो अलग अलग बयान सामने आ रहा है, जहां पर उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जुल्म किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, और 370 धारा टूटने के बाद ये भी तस्वीर सामने आ रही है। और जिस तरीके से अनिल ने आपसे पूछा कि क्या जनता जो है, आम जनता इसको समझ पाएगी, क्योंकि असहमति जो है वो नजर आ रही है, हड़कंप जो है वो जम्मू कश्मीर की आम जनता में इस वक्त देखने को मिल रहा है। देखिए, इस विपक्षी जो लोग हैं तो विपक्ष की बात करेंगे, इसमें कोई अलग नहीं, लेकिन कोई भी जो बात है चुने हुए नुमाइंदों द्वारा की जाए तो मुझे लगता है वो बेहतर रहती है। आज एक तरफ हम इसकी बात करें, दूसरी तरफ डेवलपमेंट की बात करें। आज जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से प्रदेश से सारा बदला है उस पर भी चर्चा करनी चाहिए, दोनों पक्ष देखने चाहिए। और मैंने पहले ही कहा कि समय और परिस्थिति को देखते हुए अगर इसको लागू किया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। और लोगों को अगर सरकार इससे पहले कुछ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कुछ हमारे एसोसिएशंस, उनको बुला करके एक बात करती, इस पर चर्चा होती, फिर उसके बाद ये होता तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर। आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जिक्र किया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक ऐसी बॉडी है जो हर समय जम्मू कश्मीर के लिए खड़ी हुई है। हालांकि कल ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि हमें पूरी तरह से साथ नहीं लिया गया। मेयर भी यही कह रहे हैं कि हमें पूछा तक नहीं, ये तो अपर बॉडी का फैसला है। क्योंकि अब जो हम देख पा रहे हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी जो है वो 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे रही है। अगर ये फैसले को वापस नहीं लिया जाता है तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये कहना है कि आने वाले समय में 1 हफ्ते के बाद जो है वो रुख कड़ा होगा। आम जनता का भी यही कहना है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो विपक्षी दल है, जिस तरह से आपने कहा कि विपक्षी दल का काम है बात करना, विपक्षी दल काम बात करेगी, उनका ये कहना है कि अगर अनुच्छेद 370 हटी थी, जो जम्मू कश्मीर में आवाम ने जो है बड़े ही ढोल नगाड़े के साथ जश्न मनाया था, ये उस चीज का तोहफा। और आप कह रहे हैं कि जिस तरह से आपने 1962 का जिक्र किया, मैं एक आंकड़ा आपको बताना चाहूंगा, ये 1951 से ये चीज म्युनिसिपल बॉडी की आप बात कर रहे हैं, ये चलती हुई नजर आ रही है। और उससे पहले जम्मू कश्मीर के ही महाराजा जी का शासन का अगर हम काल की बात करें, क्या आपको लगता है कि महाराजा जी ने इस तरह का वो कार्यकाल खंड बनाया था कि जम्मू कश्मीर की आवाम से टैक्स ले पाए? क्योंकि उन्होंने तो ऐसा नहीं रखा था जम्मू कश्मीर के अंदर। देखिए, हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं जी।
तो बजट जब आता है, इनकमिंग्स आती है, उसको किस प्रकार से खर्च करना है, ये सारा चीज़ें बैलेंस की जाती है। तो मैंने ये कहा कि जैसे 1962 से 82 तक ये था, लेकिन इसको क्या नाम दिया जाएगा, मैंने इसको स्टडी नहीं किया, जो मुझे जानकारी में बताया गया ये बात सामने आई है। लेकिन एक ये भी कारण है कि जब लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं रहती है, किन्हीं मजबूरियों के कारण से आज जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल है, तो उसमें इस सारी परिस्थिति में ज्यादा विरोध हो रहा है। लेकिन ये नहीं है, मैं कह रहा हूं कि परिस्थितियां 370 को इसके साथ नहीं जोड़ा जा सकता। मगर वो कहते हैं 370 विपक्ष कहता है कि विलंब भी तो भाजपा ही कर रही है। देखिए, ऐसा नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन का पिछले दिनों आपने देखा होगा, माननीय गृह मंत्री जी का बयान आया था कि जम्मू कश्मीर में परिस्थितियां बेहतर हुई हैं। 2 साउथ कश्मीर के जिलों को छोड़ करके अब इलेक्शन कमीशन कब इसको इलेक्शन करवाता है, ये उन पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। मगर तो हरी झंडी तो आप ही की तरफ से या गृह मंत्रालय की तरफ से? गृह मंत्रालय ने जो अपना काम था वो कह दिया कि परिस्थितियां बेहतर हैं। इससे पहले भी 2-3 साल पहले जब यहाँ पर देखिए, भाजपा ने पहली बार हुआ है कि 70 सालों में डीडीसी बीडीसी के इलेक्शंस हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, तो आज वाकई में जो जिस प्रकार से ये अपने पंचायतों में फंड्स आ रहे हैं, डायरेक्ट फंडिंग हो रही है, तो उससे हम बेहतर सकते हैं कि पंचायतें बेहतर काम कर सकती हैं। अब पंचायतों को भी ये अधिकार दिया गया है कि उनकी पंचायत के अनुसार, गांव के अनुसार कुछ मान लो कोई ऐसी जगह वहां पर टैक्सेस की व्यवस्था कर सकती है। अगर हम डेवलपमेंट चाहते हैं तो छोटी छोटी इन चीज़ों को भी हमें समझना चाहिए। हमें जम्मू कश्मीर में जहाँ तक सवाल है, आपने देखा होगा कि आज तक पानी का टैक्स लोग नहीं देते थे, बिजली यहाँ पर जो कुंडी सिस्टम था काफी देर तक चला। आखिर इन चीजों को रिफॉर्म्स करने के बाद ही ये सब चीजें हो पाएंगी। लेकिन इसके साथ ही मैं कहता हूँ, कॉन्फिडेंस में लेके सभी को अगर किया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। आप जम्मू कश्मीर की आवाम का पक्ष भी रख रहे हैं और एक तरफ सरकार का भी आप पक्ष रख रहे हैं कि आप मतलब कि ये कहते हैं कि हम देखिए, जहां तक एक बात बताना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस जहां विरोध कर रही है उन राज्यों में जहां पर कांग्रेस की क्या वहां पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है? तो इसलिए कि जहां विपक्ष में होंगे वहां अलग बात होगी, जहां पक्ष में होंगे वहां अलग बात होगी, ये नहीं है। ये पूरे देश में जो जिस प्रकार से अब बहुत से ऐसे धारा 370 टूटने के बाद ऐसे कानून आए हैं जिनसे आम लोगों को फायदा हुआ है। जो यहाँ पर एक व्यवस्था बनाई थी, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी, ये कौन सी व्यवस्था थी कि जहां पर लोगों को अधिकार ही नहीं? आज उन चीजों को भी स्थितियां बदली है। आज बहुत से अधिकार, जो बहुत से ऐसे कानूनों को खत्म किया गया है जो यहाँ पर जिसका कोई औचित्य नहीं था। आज आपने ये भी देखा होगा कि उसके बाद बहुत से ऐसे लोगों को ये जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, पूरे एम्प्लॉयज को फायदा हुआ है ना। जो सारे जो पे कमीशन हैं सेंटर के हिसाब से उनकी तनख्वाह बढ़ी है। इन चीजों को भी देखना चाहिए, पक्ष विपक्ष दोनों की बात करके अगर मुझे लगता है इसका कोई हल निकले तो ज्यादा बेहतर होगा। रविंदर राणा जी ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाया, एलजी प्रशासन ने लगाया है। क्या एलजी प्रशासन और भाजपा सरकार का आपस में तालमेल नहीं? तालमेल की बात नहीं रहती है, उनकी अपना एक व्यवस्था रहती है, उसमें ना तो हमें इंटरफेयर करना चाहिए। गवर्नर जब भी किसी राज्य में जाता तो वो किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। उसी व्यवस्था के अनुसार अगर इस वक्त ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने इस टैक्स को इम्प्लीमेंट किया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। रविंदर राणा जी ने आश्वासन भी दिया है लोगों को कि एलजी प्रशासन से वो बात करेंगे, या फिर हम ये माने कि 1 अप्रैल 2023 से जम्मू की नागरिक को प्रॉपर्टी टैक्स देना है। क्या आश्वासन वो बदलेगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, समय अभी हमारे पास है। इस बीच में लोगों के बीच में जाकर के जो हमारे सरकारी नुमाइंदे रहते हैं उनको लोगों को अवेयर करना होगा। अगर वो करना भी चाहते हैं तो लोगों को कॉन्फिडेंस मिले तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। जहां तक रविंदर राणा जी का सवाल है, कल हमारी बात हुई थी। ठीक है, किसी भी विषय को लेकर के जिसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट रहती है तो हम एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते स्वाभाविक बात है कि प्रशासन से बात करेंगे। रविंदर जी, मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। वर्ष 2000 की बात करते हैं, जब उमर जी की सरकार का जिक्र करें
या कांग्रेस की कोलिक्शन जो सरकार थी 2/3 से सरकार की बात करते हैं उस समय, और 2008 के कार्यकाल की बात करें तो तब भी इस तरह से कोई जो उस समय कार्यकाल में कहा गया था कि वैट टैक्स का जिक्र हुआ था, तब भी जम्मू कश्मीर की आवाम ने उसका विरोध किया था, मगर उस टैक्स को इंप्लीमेंट उस समय नहीं किया गया। मगर जैसे ही वर्ष 2014 आया, धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में तब्दीली आई, और 2019 के बाद अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन 370 के बाद, तो आपको क्या लगता है कि जो 2000 कार्यकाल खंड था, तब आप भी उस समय विपक्ष दल की नीति पूरी तरह से रह रहे थे और उस समय विरोध में थे, तो क्या इस समय जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, क्या इसमें कोई तब्दीली हो पाएगी, अमेंडमेंट हो सकती है? आपको लगता है ऐसा कुछ? देखिए, जब भी संवाद होता है, लोगों का पक्ष हम रखेंगे, तो स्वाभाविक बात है कि टेबल पर बैठ करके बहुत सी बातों का हल निकलता है। इसी प्रकार से अलग अलग संस्थाओं को बुला करके, विपक्षी पार्टियों से बैठ करके अगर इस पर विचार किया जाता है लोगों की सुविधा अनुसार, देखिए जनता कभी नहीं चाहेगी, लेकिन अगर बेहतरी के लिए 100 रुपया हमें देना पड़ता है महीने का, तो मुझे लगता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बहुत से ऐसे खर्चे करते हैं परिवार के लिए, दूसरे के लिए, समाज के लिए, गाड़ी के पेट्रोल के लिए, अलग अलग बिना नागा के खर्चे। अगर समाज निर्माण के लिए, किसी शहर के निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए इसमें कोई अपना योगदान हो, लेकिन फिर मैं यही कहता हूँ कॉन्फिडेंस में लेकर के। लोगों का ये कहना है कि आने वाले समय में भाजपा सरकार को इसका भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन वहीं पर मेयर की बात करें तो मेयर का ये कहना है कि जब चुनाव अगर सामने आएंगे तो वो लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा वोट देंगे, क्योंकि लोग जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स को समझ पाएंगे। क्या ऐसा होगा? देखिए, जहां तक हमारे विरोधी तो पहले भी कहते रहे हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ऐसे, आज ये तभी भाजपा का एक डर है, जो भाजपा की लोकप्रियता है, उसके कारण से ही हमने डीडीसी इलेक्शन में भी, बीडीसी इलेक्शन में भी, पंचायतों के इलेक्शन में, लोकल बॉडीज में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आई है। जहां तक विपक्ष का सवाल है, डर तो उनको भाजपा का सता रहा है कि भाजपा की लोकप्रियता बढ़ने के कारण से किस प्रकार से वो पीएजीडी और दूसरे इकट्ठे बिल बैठ करके, कोई समय था नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, ये एक बेताज बादशाह थे अपने इलाकों में। आज ये क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? क्योंकि इनको भाजपा का डर सता रहा है। भाजपा की बढ़ती हुई लोकप्रियता को लेकर के लोग समझते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक विश्वास है लोगों को पूरे देश भर में, तो उसी का परिणाम है कि आज हम पूरे देश में आगे बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जहां तक प्रश्न है, मुझे याद है हमने 2009 का इलेक्शन लड़ा था, तो कश्मीर में कुल मिलाकर के 3 पार्लियामेंट सीट पर हमारी 5000 वोट नहीं आई थी। आज वहां पर 4 लाख हमारा मेंबर है, तो लोग भाजपा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो रविंद्र जी, आपने लोकप्रियता की बात की है, ये आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, अब आपका भी कीमती समय जो है वो हम देख पा रहे हैं। मैं आखिरी सवाल करना चाहूंगा, जिस तरह से शिल्पा ने दोहराया कि अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं, जिस तरह से आपने कहा कि लोकप्रियता को देखते हुए वो आम जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, क्या लगता है कि आम जनता विपक्ष के गुमराह करने के बहकावे में आएगी या फिर भाजपा की लोकप्रियता के साथ जुड़ेगी? ये आखिरी सवाल। देखिए, हमने जो भी लक्ष्य लिया आज तक, हम उसको पूरा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में 50+ का जो एक टारगेट लेकर के चल रही है, हम उसको अचीव करेंगे। बहुत सी ऐसी पार्टीज नई उभर करके आने वाली है। आने वाला जो राजनीतिक परिदृश्य यहाँ पर बनेगा देश हित में, आज देखिए, एक समय था जब यहाँ पर हुर्रियत का कैलेंडर जारी होता था, उसी के हिसाब से यहाँ पर प्रशासन चलता था और जो सरकारें थी उनके नीचे बैठ करके काम करती थी। आज एक देश हित में कोई भी कुछ भी हो, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन देश हित में के खिलाफ भाजपा कोई वो निर्णय नहीं लेगी, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक विपक्ष का सवाल है, आज बिखरा हुआ है। कांग्रेस का जहां तक सवाल है, उनके जो बड़े नेता थे जिनके नाम पर वो इलेक्शन लड़ रहे थे, आज उनके साथ नहीं है। आज पीडीपी में ये जो एक लोग उनको छोड़ करके चले गए, नई नई पार्टियां उभर करके आ रही हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना अस्तित्व ढूंढ रही है। तो इन सभी विषयों को लेकर के भाजपा
पहले भी एक नंबर थी, आने वाले समय में एक नंबर जम्मू कश्मीर में होगी, ये हमें विश्वास है। क्योंकि हमने लगातार, चाहे वो कोरोना महामारी के दौरान हो, चाहे ये इस विपदा में जो लोगों के लिए काम किए हैं, लोगों को मुफ्त राशन देना, 80 करोड़ को राशन देना, आज आयुष्मान के माध्यम से कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसको इसका लाभ नहीं मिला है। तो लोगों को एक लाइफ की गारंटी, हेल्थ फैसिलिटीज, राशन की फैसिलिटीज, इस प्रकार की जो कोशिशें की जा रही हैं, आम आदमी को ये अपील करती हैं। और कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। और पिछले 10 साल के जो यूपीए फर्स्ट और सेकंड का शासन रहा, उन्होंने देश को लूटा है। आज डायरेक्ट पैसा जनता की जेब में जाता है, कोई उसका बिचौलिया नहीं होता, ना तो पटवारी, ना कोई तहसीलदार, ना इस प्रकार के लोग कहीं नहीं आते। डायरेक्ट जो लाभार्थी हैं उनके अकाउंट में पैसा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया कविंदर जी, आपका कीमती समय देने के लिए। तो आपने देखा कि हमारे साथ इस समय खास बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है, जब प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर सवाल किया विपक्ष को लेकर और आम जनता की जो इस समय डिमांड है उसको लेकर आज हमने खास चर्चा की है। और जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम है और इनकी राय आपने सुनी होगी कि यहाँ पर उनका सरकार का पक्ष भी रखते हुए नजर आए हैं और वहीं पर आम जनता का भी पक्ष रखते हुए नजर आए हैं। शिल्पा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आखिरी कमेंट हमारी जनता से जाते आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि क्या आम जनता, जम्मू की आम जनता समझेगी, जम्मू कश्मीर की आम जनता समझेगी या नहीं समझेगी। क्योंकि जिस तरीके से हर किसी का यही कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के लिए बेहतर जो है वो नजर आएगा, तो आम जनता क्या इसको समझेगी, क्या प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर समझ पाएगी या नहीं समझ पाएगी, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। मुझे और अनिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।